वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी। तो जैसे कि हमने कुछ पुरानी वीडियोस जो हमने बनाई है जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो आपके बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे DSSB की नॉन टीचिंग एग्जाम हो गया या फिर SI का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल के एग्जाम हो गया, जहाँ पर आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाती है। तो हम कुछ क्वेश्चंस एक पिछली वीडियो में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं और आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हम आज रिवाइज करेंगे और क्या कहते हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको वीडियो के लिंक में भी अवेलेबल होंगे। मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आंसर जो है सिलेक्टिव आंसर किसी क्वेश्चन का मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी कि वो आंसर क्यों आया है, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इजीली उस आंसर को सिलेक्ट करके और अपना आंसर दे पाएं। तो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a programming language? इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो जहां पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज जावा, सेकंड इज मॉनिटर, थर्ड इज कीबोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रिंटर। सो एज वी नो कि जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूछा जाता है। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो डायरेक्ट आंसर मुझे पता लग रहा है कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a type of computer memory? कंप्यूटर मेमोरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी रिवाइज किया था कि कंप्यूटर मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी का जो एक टॉपिक है वो प्रॉपर आपका प्रिपेयर होना चाहिए, उसमें हर तरह की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Which of the following is a type of computer memory? Input memory, output memory, virtual memory या secondary memory? इनपुट मेमोरी कोई टाइप की मेमोरी नहीं होती, इनपुट डिवाइस होती है। आउटपुट मेमोरी भी कोई मेमोरी नहीं होती, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। और वर्चुअल मेमोरी एक टाइप की मेमोरी है जो हमारे पास टेम्परेरीली हमें जब मेमोरी अवेलेबल चाहिए होती है कि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी से हम कुछ टाइम के लिए डिस्क में अपना डाटा ट्रांसफर करें, तो वो डाटा जो है टेम्परेरीली कहीं स्टोर कराना पड़े, तो उस टाइम पर हमें जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वर्चुअल मेमोरी। तो हमारे मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a type of computer memory? इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है? तो सबसे पहला ऑप्शन जो मुझे दिया है दैट इज इनपुट मेमोरी, सेकंड ऑप्शन इज आउटपुट मेमोरी, थर्ड ऑप्शन इज वर्चुअल मेमोरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेकेंडरी मेमोरी। तो हमें ये पता है कि इनपुट मेमोरी नहीं होती, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सिमिलरली आउटपुट मेमोरी नहीं होती, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज वर्चुअल मेमोरी, इस पे हम बात करेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेकेंडरी मेमोरी। जहां तक हमें पता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी एज सच नहीं होती। टाइप्स ऑफ मेमोरी में आता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्चुअल मेमोरी, अगर ऑप्शन आ जाए बोथ सी एंड डी, यस आप करेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल मेमोरी हम तब यूज करते हैं या सिस्टम हमें तब प्रोवाइड करता है जब भी मुझे प्राइमरी मेमोरी से कुछ टेम्परेरीली डाटा डिस्क के थ्रू कहीं पर मुझे स्टोर करना है, टेम्परेरीली मुझे कुछ डाटा चाहिए कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, ठीक है, तो तब हमें वर्चुअल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज ना करके वर्चुअल मेमोरी में अपने डाटा को टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स वर्चुअल, तो वर्चुअल का मतलब टेम्परेरी, ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली बट टेम्परेरीली अवेलेबल है। तो इसका आंसर दोनों सकता है वर्चुअल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की है, वर्चुअल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, बोथ सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ ब्राउजर? ब्राउजर क्या है?
हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मोबाइल फोन्स यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम में इंटरनेट जो है वो बेसिक नीड है, कुछ भी काम हमें करना होता है तो हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कंप्यूटर की टर्म्स में कुछ जो स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं हमें नहीं पता चलता कि कौन सी टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमें बेसिक टर्म्स पता लगे कि किस चीज़ को परफेक्टली क्या बोला जाता है। व्हाट इज अ ब्राउजर? ब्राउजर क्या है? शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूं तो ब्राउज, ब्राउज करना मतलब सर्च करना, वेब पेजेस को खोल खोल के इंफॉर्मेशन गैदर करना। और जो मैं ब्राउज करूंगी किसी भी चीज के थ्रू तो उसको मैं क्या बोल दूंगी? ब्राउजर। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया है अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर, अ टाइप ऑफ नेटवर्क, अ टाइप ऑफ मॉडम। सी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडम इज मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, फुल फॉर्म। जो हमने पढ़ा था कि हमें यूजर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता है, तो मॉडम तो हमने पढ़ा कि यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, दैट इज मॉडम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो ये तो ब्राउजर नहीं है। एक नेटवर्क, नो, नेटवर्क हमेशा कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रैवल करेगा। जो इंटरनेट के थ्रू हम कंप्यूटर से कंप्यूटर अपने डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क, एक नेटवर्किंग करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हार्डवेयर। ब्राउजर कभी भी हार्डवेयर नहीं हो सकता। हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर बताए थे मैंने आपको, एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे जो सिस्टम्स में ब्राउजर अवेलेबल होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सर्च इंजन टाइप, तो वो सारे के सारे ब्राउजर्स जो हैं वो हमारे फोन में अवेलेबल होते हैं। क्रोम इज अ ब्राउजर। ओके, सो बेसिकली ब्राउजर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, हमें उसे बाहर से कुछ भी एक्सेस करके सोर्स की हेल्प से हमें उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। Okay, moving forward to next question. Now comes which of the following is a type of network? अब यहाँ पर बात आती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग की बात अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करी कि नेटवर्क इज कंप्यूटर से कंप्यूटर का कनेक्शन, कनेक्टिविटी करना। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक होस्ट से डेस्टिनेशन तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने कंप्यूटर से किसी को कोई मैसेज भेजना है तो मैं यहाँ पर क्या हो गई? होस्ट जो भेज रहा है, और डेस्टिनेशन जहां पर मुझे मैसेज भेजना है। तो होस्ट से डेस्टिनेशन तक जो मेरा मैसेज ट्रेवल करेगा वो किसकी हेल्प से करेगा? एक नेटवर्क की हेल्प से करेगा, एक कनेक्टिविटी डेवलप होगी। तो उन्होंने कहा इनमें से नेटवर्क कौन सा है? तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं, लैन मुझे लग रहा है इस पे मैं बात करूंगी। सीपीयू हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट यूएसबी हमने पढ़ा था। यूएसबी क्या पढ़ा था? कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल किया जाता है जिसमें मैं अपनी जो क्या कहते हैं अपनी स्टोरेज एक्सपैंड कर सकती हूँ, और मैं अपना डाटा जो है उसमें स्टोर करवा सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ जब भी मुझे चाहिए। यूएसबी का दूसरा नाम मैं पेन ड्राइव भी बोल सकती हूँ। तो ये भी एक नेटवर्क तो नहीं है। रैम ऑलरेडी हमने बात की हुई है, टाइप ऑफ मेमोरी है। और अगर मैं डिटेल में पूछूं कौन से टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें बाय डिफॉल्ट यूजर जो है कंप्यूटर में जब भी काम करेगा तो प्राइमरी मेमोरी में काम करेगा। अब बात आती है लैन की। लैन क्या है? लैन बेसिकली क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब हुआ? सी, तीन टाइप के नेटवर्क हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। वैन वी वाला नहीं, डब्ल्यू वाला। ठीक है, तो लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि जब भी मुझे एक स्कूल में, एक लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, या फिर एक ही स्कूल में दो कंप्यूटर लैब्स हैं और दोनों कंप्यूटर लैब्स को मुझे सेम नेटवर्क के थ्रू प्रोवाइड करानी है सेम एनर्जी, सेम इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, जो भी हम बात करते हैं, तो तब हम यूज करते हैं लैन। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया लोकली हमें एक एरिया में एक नेटवर्किंग प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मैन की। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब हो गया कि दो डिफरेंट सिटीज में, ठीक है, या फिर एक ही सिटी में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब मुझे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, तब मैं बात करूंगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक आ गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा लार्जर एस्पेक्ट में, तो बहुत ज्यादा लार्जर एस्पेक्ट में जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और नेटवर्किंग प्रोवाइड करानी है, तब हम तीसरे टाइप का जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके लिए केबलिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए सबसे एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज चीपेस्ट, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी जो है वो बहुत पास पास सिस्टम्स की करानी पड़ती है। तो अगर कभी आ जाए कि कौन से नेटवर्क इज चीपेस्ट, हो जाएगा, और कौन से में ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो जो वैन है दैट इज एक्सपेंसिव एंड लोकल एरिया नेटवर्क इज चीपर देन वैन, और मेट्रोपॉलिटन एरिया बीच में रहेगा। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ये कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछली पीडीएफ में भी रिवाइज कर चुके हैं, इसमें फिर कर रहे हैं कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो मुझे आउटपुट प्रोवाइड करती हैं मेरे इनपुट को एक्सेप्ट करके। ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया कीबोर्ड। हमें पता है कीबोर्ड की कीज से हम इनपुट देते हैं ना कि आउटपुट, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। माउस, माउस हमेशा नेविगेशन के लिए यूज होता है, इनपुट के लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए नहीं। प्रिंटर, यस, प्रिंटर मुझे आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, पेजेस के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन देता है। स्कैनर, स्कैनर आजकल हम जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो हम अपनी फोटो, सिग्नेचर्स, ये सब स्कैन करते हैं थ्रू डिवाइस स्कैनर, तो स्कैनर को भी हम इनपुट दे रहे हैं। फोटो हम उसमें क्या कहते हैं स्कैनिंग के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो स्कैनर भी जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसीलिए आउटपुट डिवाइस कौन सी हुई, प्रिंटर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिवाइज करते हुए आए हैं। अगेन, माउस नो, कीबोर्ड नो, प्रिंटर नो, सीडी रोम यस। सीडी में हम अपने ऑडियोज, वीडियोज, मूवीज, डिफरेंट टाइप की फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, जितनी भी हमारे पास फाइल्स अवेलेबल होती हैं, हम सब जो है सीडी की कुछ स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ टाइम के लिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो यस, सीडी रोम एक टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। सो आंसर इज सी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आज के टाइम में हम जब भी अपनी कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं पीडीएफ की फॉर्मेट में करते हैं, फोटो शेयर करते हैं जेपीजी की फॉर्म में करते हैं, डॉट जेपीजी लगा होता है। जब भी मैं अपना डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ तो मैं उसके आगे डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन के साथ पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करके शेयर करती हूँ। तो ये पीडीएफ होता क्या है। पहला ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सेकंड ऑप्शन पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, थर्ड ऑप्शन इज पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फोर्थ इज पर्सनल डेटा फॉर्मेट। सी,
पीडीएफ की बात हो रही है और कम्युनिकेशन की बात हो रही है पीडीएफ के थ्रू, कि मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के थ्रू किसी को शेयर कर रही हूँ, तो वो पर्सनली तो शायद नहीं हो सकती। पर्सनल डाटा पीडीएफ की फॉर्म में हम शेयर नहीं करेंगे। पर्सनल हो गया सिर्फ अपना पर्सनल कुछ डाटा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे हम इसको पोर्ट करा सकते हैं, शेयर करा सकते हैं। सेकंड इज डॉक्यूमेंट। अगर मैं डायरेक्ट डेटा की बात करूंगी, नहीं, डेटा किस टाइप का डेटा, कैसा डेटा है जो मैं पीडीएफ में शेयर करवाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर बात आएगी डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, एक फाइल की फॉर्म में मैं उसको भेज रही हूँ। डेटा का मतलब हो गया रो डेटा, कुछ भी 2 3 7 ए बी सी, डेटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया कि इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बनाकर और फिर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, मैं उस डेटा को रीड करके कुछ कैलकुलेटिव निकाल पा रही हूँ, कुछ एक्सेस कर पा रही हूँ। तो इसीलिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है पीडीएफ जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट करा सकती हूँ, शेयर करा सकती हूँ। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a type of computer virus? हमें सबको पता है कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं। हम कभी कभी कोई ऐसी लिंक्स, कोई ऐसी साइट्स ओपन कर जाते हैं अपने फोन में, जिसकी वजह से कोई भी इलेजिटिमेट यूजर जो है वो हमारे फोन का एक्सेस ले लेता है और वो एक्ट करता है कि वही ओरिजिनल यूजर है, और वो हमारी सारी की सारी पासवर्ड्स, इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन सब कुछ एक्सेस कर रहा होता है। और सामने जो यूजर हमारे ऑपोजिट जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको नहीं पता होता कि ओरिजिनल यूजर है या फिर कोई वायरस है जिसकी वजह से इस फोन में कोई और पर्सन एक्सेसिबिलिटी कर रहा है। तो कंप्यूटर वायरस की जब भी बात आती है तो ऑब्वियसली प्रिंटर कोई वायरस नहीं है, माउस कोई वायरस नहीं है, कीबोर्ड कोई वायरस नहीं है। ट्रोजन क्या है? सी, ट्रोजन को अगर मैं लिखूं तो ट्रोजन इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स से ये नाम आया इस वायरस का। बाहर के देशों में पहले के टाइम में जब भी एक वॉर का टाइम आता था, तो एक वुडन हॉर्स होता था, एक नकली हॉर्स लगा लो, वुडन हॉर्स, जिसको वॉर के टाइम पर एज अ खिलौना, एक टॉय की तरह हम लोग इस यूज करते थे वॉर में लड़ने के लिए। और जो सामने ऑपोजिशन पार्टी होती थी उनको समझ में नहीं आता था कि ये वुडन हॉर्स क्या है, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ बॉम्ब है या क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स की हेल्प से हम वो वॉर्स जो है वो जीतते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक नकली सी चीज बनाकर उसमें हमने अपने मतलब के लिए, अपने जो भी हमें एक्शंस करने थे वो हमने उस ट्रोजन हॉर्स की हेल्प से परफॉर्म किए। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस की जब भी मैं बात करती हूँ तो ट्रोजन सेम वहीं से आया, ट्रोजन हॉर्स से। ये एक ऐसा वायरस है जो बेसिकली क्या होता है कि इलेजिटिमेट यूजर बन जाता है और आपके मोबाइल कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत इजीली एक्सेस करता है, एक ओरिजिनल यूजर की तरह एक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है आपके ऑपोजिशन में जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं, जिनके साथ आपकी एक कनेक्टिविटी सेट है, उनके साथ ये इलेजिटिमेट सोर्स जो है लेजिटिमेट सोर्स बनकर सारी की सारी कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है। सो कंप्यूटर वायरस की जब भी बात होए तो ट्रोजन एक टाइप का वायरस है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फायर वॉल इन अ कंप्यूटर? फायर वॉल क्या है? फायर एंड वॉल दो टर्म से मिलके ये वर्ड कंप्यूटर ने दिया है, फायर वॉल। वॉल का मतलब हो गया एक बैरिकेड लगाना, बैरिकेड कि एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी डेवलप करना कहीं पर। अब ये कहाँ यूज हो रही है? तो फायरवॉल बेसिकली क्या करती है कि जब भी मेरा डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, होस्ट ने
डेस्टिनेशन तक कोई डेटा को ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली वो जो डेटा है, मान लो ये मेरे पास डेटा था, ये छोटे छोटे पीसीज में ट्रांसफर किया जाता है। ये डेटा यहाँ ट्रांसफर करने के बाद इसको पूरा दोबारा से एक प्रॉपर डेटा जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी ये डेटा छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन किया जाता है, हर किसी का अपना एक एड्रेस दिया जाता है। कुछ नाम तो रखेंगे ना, उसको कुछ एड्रेस तो देंगे कि वापस जाकर वो रीलोकेट हो जाए। एक कनेक्टिविटी देंगे हर पैकेट के बीच में। छोटे छोटे पैकेट्स जो ये डेवलप हुए हैं, इन पैकेट्स को एक एड्रेस दे देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो डेस्टिनेशन है वो पता लगा लेगा ये कहाँ से आया है, सही है या नहीं। अब सही है या नहीं, सही जगह से आया या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन के टाइम पर एक वॉल जनरेटेड होती है, फायर वॉल। इस फायरवॉल के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है किस टाइप का डेटा होस्ट ने भेजा है। ये जो है सारे पैकेट्स का जितना भी एड्रेस है, डेटा है, वो मैच करता है। फायरवॉल मैच करता है और ये देखता है कि क्या सही डेटा आया है, क्या जो डेटा मेरे डेस्टिनेशन को चाहिए था वही डेटा है। अगर नहीं होता तो वो एक्सेस को अनऑथराइज कर देता है, दैट मींस एक्सेस डिनाइड, कि ये डेटा ठीक जगह से नहीं आया, यहाँ से हमें डेटा नहीं चाहिए था, ये मेरे डेस्टिनेशन के लिए ठीक नहीं है। तो फायरवॉल की जब भी मैं बात करूं, तो जब भी कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा, अनऑथराइज्ड का मतलब कि मैंने अथॉरिटी नहीं दी थी, वो कहीं और से आया है, इसमें मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल यूज की जाती है। अगर मैं बाकी के ऑप्शन देखूं, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, नो। टू स्टोर डेटा, नो, उसके लिए मेमोरी अवेलेबल है, फायरवॉल का काम नहीं है। टू प्ले म्यूजिक, नहीं, म्यूजिक को प्ले करने के लिए कभी भी फायरवॉल का यूज नहीं किया जाता। तो एज नेम सजेस्ट, फायरवॉल एक सिक्योरिटी लाइन जनरेट करना होस्ट और डेस्टिनेशन के बीच में, ताकि हमें यह पता लग जाए कि होस्ट ने जो डेटा भेजा है वही आ रहा है या कहीं और से अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस किया जा रहा है। So this is firewall for you. Moving forward to next question. Okay, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, दोबारा आया। What is the full form of LAN? हमने वहां पे पढ़ा था LAN क्या होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पर हम लोकली क्या कर रहे हैं, नेटवर्किंग सेट कर रहे हैं कंप्यूटर्स के बीच में। दो डिफरेंट डिफरेंट लैब्स बनी हुई हैं या सेम बिल्डिंग है, जैसे प्राइमरी सेक्शन होता है स्कूल का, एक सीनियर सेकेंडरी सेक्शन होता है, और दोनों में बच्चों की लैब्स बनी हुई होती हैं। दोनों लैब्स में हमें सेम कनेक्टिविटी से सेम नेटवर्किंग देना है, तो तब हम क्या यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और इसके अलावा क्या ऑप्शन दे रखे हैं, लोकल ऑथराइजेशन नेटवर्क, नहीं। लोकल लॉजिकल एरिया नेटवर्क, नो। लॉजिकल ऑथराइजेशन नेटवर्क, नहीं। तो जब भी फुल फॉर्म्स की बात आएगी, आपको चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा रिलेटेबल प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आगे पीछे वर्ड्स का फर्क होगा। दो ऑप्शंस में सिर्फ देखो एरिया और ऑथराइजेशन का फर्क है, फिर उसके बाद एल में लॉजिकल, लॉजिकल, बाकी सेम टर्म्स हैं। तो आपको जब भी फुल फॉर्म्स प्रिपेयर करनी है, तो बहुत ध्यान से उनको डेली डेली रिवाइज करना है, ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन था। फुल फॉर्म्स के लिए ये जरूरी है कि आप डेली 5 या 10 फुल फॉर्म्स जो हैं डेली उठकर सुबह रिवाइज करें, जिससे कि आपके माइंड में वो बैठ जाएंगी और आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, और डिटेल में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a web browser? ब्राउजर के बारे में अभी हमने बात करी थी, ब्राउज करना मतलब सर्चिंग करना, ठीक है। ये तो ब्राउजर के बारे में थी। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, और एग्जाम्पल में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ऑब्वियसली ब्राउजर है, मैंने आपको बताया। क्रोम पे हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं वो पूरे दिन में बहुत बार हम एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड कोई भी ब्राउजर नहीं है। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से मैं अपने डाटा को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में एक अच्छे वे से रिप्रेजेंट कर पाती
हूँ। जैसे कि आपने देखे आजकल पैम्पलेट्स बनते हैं, अलग अलग फॉन्ट्स यूज होते हैं, कलर यूज होते हैं, ठीक है, चार्ट जनरेट होते हैं, या फिर स्कूल्स में जो टीचर्स यूज करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे मान लो एक पूरे पेज पे सिर्फ एक एप्पल बनाया और एक छोटा ए और एक एप्पल बना दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि एक पैम्पलेट बना दिया, और ये एमएस वर्ड में, ठीक है, वर्ड में क्या बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स, जिसकी हेल्प से मैं अपने कम्युनिकेशन को, जो मुझे समझाना है, जो मुझे दिखाना है, बताना है बच्चों को या किसी को भी, इजीली एक्सप्लेनेबल हो, आंखों के लिए अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो। तो जब भी मुझे एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई बुक लिखनी है ऑथर ने, तो वो क्या यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया मोजिला फायरफॉक्स, ऑब्वियसली ये भी एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर ई, यस इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। तो ये तीनों वेब ब्राउजर हैं, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a search engine? सर्च इंजन और वेब ब्राउजर बहुत ही रिलेटेबल टर्म्स हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं अभी आपको बताती हूँ वहां पर ब्राउजर क्या थे, वेब ब्राउजर, और सर्च इंजन क्या है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, प्लीज ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, क्वेश्चन में बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉट लगाया जाएगा। आप उस टाइम पर इतने ज्यादा माइंड में स्ट्रेसफुल होते हैं, पैनिक हो जाते हैं क्वेश्चन को देखकर, कि आप नॉट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है ये भूल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन आए, एक ठंडे शांत मन से आप क्वेश्चन को पढ़ें, नॉट लिखा है उस हिसाब से आप ऑप्शंस को टिक करके आए। तो नॉट अ सर्च इंजन, सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। गूगल, याहू, बिंग, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं, यस ये सर्च इंजन हैं। गूगल क्रोम हमने बात करी वेब ब्राउजर की, है ना। याहू और बिंग जो हैं, yahoo.com यूज होता था जब तक हमारे पास ईमेल्स नहीं आई थी, फेसबुक नहीं आया था, तो हम कम्युनिकेशन कहाँ से करते थे, हम कम्युनिकेशन करते थे yahoo.com या बिंग यूज करते थे, जहां पर हम बेसिकली इंफॉर्मेशन को शेयर, सर्च, ठीक है, वेब पेजेस को दोबारा दोबारा रीलोकेट करना, रिविजिट करना, ये सारा का सारा काम हम इनके थ्रू करते थे। विंडोज, विंडोज तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक बेस है। अगर आपके पास कंप्यूटर में विंडोज ही नहीं होंगी, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो मेरे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर मैं सारी की सारी कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज कर सकती हूँ, तो मेरा कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो वो सर्च इंजन नहीं है, वो तो कंप्यूटर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी कि नहीं है, विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों है। Moving forward to next question. What is the function of a mouse in a computer? एक कंप्यूटर में माउस का क्या फंक्शन है? सी, अगर मैं कीबोर्ड की बात करती हूँ, कीज के थ्रू इनपुट देना, लेकिन माउस कभी भी इनपुट अपनी कीज के थ्रू नहीं देता। माउस के पास तो क्या होता है, एक एरो होता है। कभी कभी अगर हम चेंज करना चाहें अपनी प्रॉपर्टीज में, तो ये जो एरो है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, माउस की कीज को प्रेस करके नेविगेट करते हैं। नेविगेशन आजकल आपने ये टर्म यूज कहाँ हुई भी देखी होगी, गूगल मैप्स। जब हम फोन में गूगल मैप्स में जब भी हम कहीं पर पहुंचने के लिए मैप्स में लोकेशंस डालते हैं, तो वहां पर आता है नेविगेशन वर्ड। नेविगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना किसी भी चीज का, और उसको हम फॉलो करें। तो जब भी मुझे सॉरी, कंप्यूटर में आइकन्स बने हुए होते हैं, जो अगर मुझे कुछ भी ओपन करना है तो मैं अपने एरो को उस आइकन तक लेकर जाती हूँ, उस पर क्लिक करती हूँ, और वो जो आइकन है या जो फाइल है वो मेरी ओपन हो जाती है। तो अगर मैं माउस का फंक्शन देखूं, तो इनपुट कराना नहीं, नेविगेट कराना,
क्या कराना, नेविगेट कराना, ट्रैवलिंग करके उस जगह तक पहुंचना, डेस्टिनेशन तक पहुंचना जो मुझे फाइल या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में, हमेशा हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हैं। कितनी जनरेशंस हैं? 5। ठीक है, 5 जनरेशन है। 5th जनरेशन जो है वो हमारी करंट जनरेशन है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैं कहूँ रोबोट्स का यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक होने लग गई हैं अब आजकल। बहुत ज्यादा मैन पावर जो है, जो मैन अवेलेबिलिटी थी वो रिड्यूस होती जा रही है, और मशीन्स बहुत ज्यादा ऐसी हो रही हैं कि हमें सिर्फ बटन प्रेस करने होते हैं और काम अपने आप हो जाता है। तो वो हमारी 5th जनरेशन है, जिसमें मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे पास 4 जनरेशन और हैं, जो बहुत टाइम से, जब कंप्यूटर जनरेट किया गया था तब से चलती हुई आ रही हैं। तो उन्होंने कहा 3rd जनरेशन कंप्यूटर किसकी हेल्प से बनी थी। अब जैसे 5th जनरेशन में बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी की हेल्प से हम सब कुछ करते आ रहे हैं। तो जो हमारा 3rd जनरेशन था उसमें बेस क्या था? फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स। और जो कंप्यूटर्स होते थे वो इतने ज्यादा लार्ज होते थे कि उनके लिए रूम स्पेस चाहिए होता था, पूरा पूरा रूम उस कंप्यूटर के लिए। और वो इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता था कि जिसकी वजह से हमें एसीज या कोल्ड एयर जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती थी, क्योंकि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था एक बड़े सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां यूज होते थे ट्रांजिस्टर्स। ये मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या अवेलेबल था, क्या कमी रही थी कि हम सेकंड जनरेशन पे मूव करें, फिर थर्ड पे मूव करें, एंड फिर 5th पे आ गए। और 5th के बाद इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में इज एवरीथिंग। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया है डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। नो, ये ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यस। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए थे, आईसी। उससे पहले फर्स्ट जनरेशन में हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में हुए थे ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में थी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में थी माइक्रोचिप्स। चिप्स बन गई थी छोटी छोटी। आपने देखी हो पहले के टाइम में, अभी हम गेम्स खेलते थे तो कैसेट्स आती थी, कैसेट्स में ग्रीन कलर की चिप होती थी छोटी छोटी, वो चिप और भी ज्यादा सेम साइज जितनी छोटी हो गई हैं आज के टाइम में, और वो माइक्रोचिप्स यूज होती थी फोर्थ जनरेशन में। और फिर 5th जनरेशन में हम आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो अगर पूछा जाए बीच में किसी भी रैंडमली जनरेशन के बारे में, जैसे इन्होंने पूछा थर्ड जनरेशन, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं थर्ड जनरेशन में। Moving forward to next question. Which of these languages uses a two-step compilation process, both interpreter and compiler? अब यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है? सी, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं, मुझे चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए एक प्रोसीजर है, मुझे बर्तन चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी, दूध, और उनको भी डालना और बनाने के लिए एक प्रोसीजर है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही चाय बनेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पतीला बिना गैस के चलाए मैं चाय बना सकती हूँ, या दूध में पहले डालूंगी पानी में बाद में डालूंगी, एक प्रोसीजर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वही है, एक प्रोग्राम, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है ताकि मैं एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाऊं। ठीक है, अब मेरा कंपाइलर क्या करता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में रीड कर लेता है, बीच में कोई एरर है नहीं बताता, पूरा पहले रीड करता है फिर बाद में बताता है इतने एरर हैं।
ठीक है, अगर मेरा कोई भी प्रोग्राम 10 लाइनों का है, मैनेजेबल, 10 लाइन रीड करी, उसमें से बता दिया 7वीं लाइन में प्रॉब्लम है। अगर मेरा प्रोग्राम है 500 या फिर 5000 लाइनों का, जो आज के टाइम में कंपनी लेवल पे प्रोग्राम्स, व्हाट्सएप या कोई भी ऐप जनरेट की जाती है, गेम्स जनरेट किए जाते हैं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लाइंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो एक बारी में रीड करने के बाद अगर मुझे इसमें से 500 एरर दे दे कि 500 लाइंस में एरर है, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंपाइलर तो मेरे पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड कर जाता है। इंटरप्रेटर का मतलब पर्टिकुलर लाइन को रीड करते करते बताना यहां एरर है, जहां एरर वहीं रुक जाना, इंटरप्रेट करते हुए चलना कहां एरर है। अब C++ की जब भी मैं बात करूंगी लैंग्वेजेस की, ये यूज करते हैं सिर्फ कंपाइलर, कि 500 लाइंस का है, 5000 लाइन का प्रोग्राम है, कुछ भी हो, मैं तो एक ही बार रीड करूंगा कंपाइलर के थ्रू और आपको बता दूंगा यहाँ यहाँ एरर है। लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली एक बाइट कोड जनरेट किया जाता है, एक ऐसा कोड जिसको मैं उठाकर किसी दूसरे सिस्टम पे भी रन करा सकती हूँ। पिछली वीडियो में भी हमने जावा के बारे में बात करी थी, पोर्टेबल लैंग्वेज है, दैट मीन्स इसको एक ही कंप्यूटर पे नहीं चलाना, इसको मल्टीपल सिस्टम्स पे चला सकते हैं। मैं यहां से आपको एक बाइट कोड, एक ऐसा कोड जो मैं कंपाइलर के थ्रू जनरेट करके अपना स्टोर करके और किसी दूसरे सिस्टम पे जाके चला सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्रेटर का यूज करता है। इसीलिए जावा इज द ओनली लैंग्वेज जो यूज करती है 2 स्टेप कंपाइलेशन प्रोसेस, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A hacker that changes or forges information in an electronic resource is engaged in या engaging in। कोई एक हैकर जो हैक करता है, that changes और forges, forge का मतलब नकली, जैसे आपके सिग्नेचर हैं, किसी ने उसी के ऊपर पेपर पे रखे और वो सिग्नेचर सिमिलरली कॉपी कर लिए, फोर्ज कर लिए, सेम डाटा को फोर्ज करना। एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, एक इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, मोबाइल हो गया, सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, उसको फोर्ज करना, उसकी इंफॉर्मेशन को फोर्ज करना, इसको हम क्या बोलेंगे? अ डिनाइल ऑफ सर्विस? नो, सर्विस का डिनाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। स्निफिंग, स्निफिंग एक टाइप की हैकिंग है कि जिसमें यूजर जो है स्निफ करके छोटा छोटे पार्ट में डेटा को रीड करता है। टेररिज्म, टेररिज्म क्राइम है, टेररिज्म नहीं है, क्राइम हो सकता है, टेररिज्म नहीं है। डेटा डिडलिंग, यस, डेटा डिडलिंग का मतलब क्या होता है कि यूजर जो है वो आपके सिस्टम में एक ऑथराइज्ड यूजर बनकर और आपके डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद रीड करना शुरू करता है, और जहां पर उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको वो ग्रैब कर लेता है। ठीक है, तो डेटा डिडलिंग है कि एक हैकर जो है आपकी चेंजेस और फोर्जेस, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के बाद चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप फेसबुक का कुछ पासवर्ड जनरेट करके बैठे हैं, ठीक है, कोई एक्सेस यूजर को बाहर से मिला, हैकर को, उसने आपके पासवर्ड को चेंज कर दिया एंड नाउ आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी फेसबुक जो है वो बाहर का अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि उसने आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, आपके ही सिस्टम में आकर चेंज कर दिया। इस चीज को क्या बोलते हैं? डेटा डिडलिंग। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी विशिंग। विशिंग था वॉइस के थ्रू डेटा को हैक करना, वॉइस कॉल्स के थ्रू कि सर आपको एक ओटीपी आएगा, हम आपका डेबिट कार्ड क्या कहते हैं रीजनरेट करा रहे हैं, आपका पिन कोड चेंज करा रहे हैं, आपका ओटीपी चाहिए, या आपने ये ऑर्डर किया है आपका ओटीपी चाहिए, तो वो होती है विशिंग। तो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, और भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी का ये सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी बोल लो, नेटवर्क सिक्योरिटी बोल लो, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी की सारी जितनी भी क्राइम्स हो रही हैं आज के टाइम में, वायरस के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर की बेसिक बेसिक एप्स के बारे में, उसमें हम इस सब्जेक्ट में ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर है डेटा डिडलिंग। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन एक क्वेश्चन आया है। अभी हमने पिछले ही किसी क्वेश्चन में बात करी थी फायरवॉल की, बहुत एक्सप्लेन करके मैंने आपको ऑलरेडी बताया फायरवॉल क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, इन्होंने यहाँ पर डिटेल में पूछा है। देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, नो, कोई बाउंड्री नहीं है। एक वॉल है, सिक्योरिटी वॉल है, बाउंड्री नहीं है, बाउंड नहीं कर रहा किसी भी चीज को। एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, नो, वेब ब्राउजिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यस, जब भी कोई अनऑथराइजेशन एक्सेस होगी फायरवॉल को पता लग जाता है ये डाटा मेरे मतलब जहां से मैंने मंगाना था वहां से नहीं आया, अनऑथराइज्ड है, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना, एक ऐसी वॉल जनरेट कर देना इज फायरवॉल। तो इसका आंसर है डी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ लॉक includes a keypad that can be used to control access into areas? बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे, जैसे मान लो क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो बहुत सिक्योर तरीके से ट्रैवल करानी होती है। आजकल तो इतना ज़्यादा क्राइम हो गया है कि आपकी फ़ोन कॉल्स भी टैप हो जाती हैं, आपकी इंफॉर्मेशंस भी लीक हो जाती हैं, आप ऑप्टिकल फाइबर्स भी यूज़ करने, फिर भी एक कोई ना कोई तरीका होता है जहाँ से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलीज कर सकते हैं। तो अब ऐसा कौन सा एक तरीका है, कैसा एक लॉक लगाया जाए कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो एक्सेस है वो कंट्रोल हो जाए कुछ एरियाज में। उन्होंने कहा टम्बलर, डिवाइस, वर्डेड या साइफर। इसका आंसर है साइफर एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। साइफर एक ऐसा तरीका है, साइफर को पूरा नाम अगर मैं बोलूं, इट इज साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि मैं 1 की जगह एक कोड लिखूं, ए को मैं ए ना लिखकर कुछ और लिख दूं, स्टार लिख दूं, तो जब भी मैं अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की जगह अपनी कोडेड इंफॉर्मेशन लिख रही हूं, कोडेड इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मुझे पता है या जहां मैं भेज रही हूं उसको पता है, वो एक तरीका होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर के थ्रू अपने डेटा को लिमिट कर देना, सिर्फ उसी एरियाज में वो डेटा जो अवेलेबल होगा जिनको इस चीज के बारे में पता है। हर किसी को नहीं पता होगा 1 को हैश लिखा जा रहा है, ए को स्टार लिखा जा रहा है, तो कभी कभी आप कुछ ऐसी फाइल्स कंप्यूटर में खोल लेते हैं जहां पर ऐसा कुछ लिखा होता है। ऐसे करके पूरे पेज पे एक इंफॉर्मेशन होती है, ये क्या है हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या है, एक साइफर टेक्स्ट है। बेसिकली इसके ऊपर एक सिक्योरिटी कोड की सिक्योरिटी लगाई गई है जो एक नॉर्मल यूजर रीड नहीं कर पाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The digital telecommunications term ISDN is an abbreviation for, अब यहाँ पर भी एक फुल फॉर्म पूछी गई है ISDN की, तो उन्होंने कहा इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क्स, इंटरनेट सर्विसेज डेटा नेटवर्क, इंटरैक्टिव स्टैंडर्ड डायनेमिक नेटवर्क्स या इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेटवर्क हमें पता है कम्युनिकेशन के लिए एक पाथ सेट करना इज नेटवर्किंग, डिजिटली वो चीज करना, इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट मीन्स इंटीग्रेट करना, बहुत सारी सर्विसेज का मिलजुल कर एक पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट करना इज ISDN। समझ आया? मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor. एक ऐसा इंपॉर्टेंट सर्किटरी एक कंप्यूटर सिस्टम में जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर को सीपीयू बोला जाता है, ठीक है, प्रोसेसर इज सीपीयू। मेमोरी, नो, मेमोरी से कोई सीपीयू का रिलेशन है ही नहीं। एड्रेस बस का है लेकिन डायरेक्ट सीपीयू से नहीं है, मेमोरी से भी है, यहां पर सिर्फ एक से पूछा गया है। एक्यूमुलेटर,
नो हमें पता है सीपीयू में दो ही चीजें होती हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का काम है सारी की सारी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, कंट्रोल यूनिट का काम है सारा कंट्रोल देखना कि कोई भी काम कहाँ से कहाँ सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब भी हम एक ऐसे सर्किटरी की बात करेंगे जो डायरेक्ट करेगा, जो चेक करेगा कि सारा काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, वो कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं ना सिस्टम की, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिसमें एक टर्म आई स्विच। स्विच क्या है? स्विच ये हमारे नॉर्मल जो रूम्स में ट्यूबलाइट्स वाले स्विच होते हैं, ये वो स्विच नहीं है बिल्कुल भी। तो स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस, एक डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी। स्विच के अलावा हमारे पास अवेलेबल होते हैं राउटर्स, हब, ठीक है। हब क्या करता है? दिस इज हब, और इसके साथ मैंने मल्टीपल सॉरी कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच कर दिए, ठीक है। अब हब की हेल्प से क्या होगा? इस कंप्यूटर ने अगर इस वाले कंप्यूटर को कुछ भेजना है तो वो हब को भेज देगा। हब चेक करेगा कि इसने किसको कहा है भेजने के लिए, और उस कंप्यूटर को वो वाली इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। और अगर वापस से उसी कंप्यूटर को बताना है इंफॉर्मेशन शेयर होगी या आउटपुट वापस उसी कंप्यूटर को देना है, तो अगेन ये हब को देगा एंड देन हब इसके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो हब जो है बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है मल्टीपल यूजर्स के बीच में। ओके, सो दिस इज हब फॉर यू, यूज होता है। हब का भी यूज पूछा जा सकता है, क्या होता है। अब राउटर का यूज क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर्स जो है वो सीरीज में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये इसको इन्फॉर्मेशन, ये इसको इन्फॉर्मेशन, ये आगे इसको इन्फॉर्मेशन, ये आगे इसको इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो स्लो पड़ जाता है, हमारी नेटवर्क की स्पीड या मैं उसकी एल्गोरिदम की बात करूं तो वो स्लो पड़ जाती है। तो राउटर बीच में क्या करता है, कहीं पर भी मैं राउटर एडजस्ट कर दूं तो वो रूट करता है, एम्पलीफाई करता है मेरे सिग्नल्स को, स्पीड अप करता है, दोबारा से एनर्जी डालता है उस सिग्नल को, ताकि मेरा जो मैसेज है वो मेरे डेस्टिन्ड जहां पर मुझे भेजना है वहां तक उसी सेम एनर्जी, उसी सेम वे में पहुंचे जैसा मैंने भेजा था। ऐसा ना हो कि यहाँ से मैंने प्रॉपर भेजा था और वहां जाते जाते सिर्फ 2 लाइन बच गई, बाकी सारा डेटा उड़ गया, क्योंकि उसको एम्पलीफिकेशन नहीं मिली। तो वो काम राउटर का होता है। अब हम बात करते हैं स्विच की। स्विच, इन्होंने क्या कहा? प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक। नो, वायरस से स्विच का कोई लेना देना नहीं है। टर्न ऑफ द पावर ऑफ नेटवर्क, नहीं। कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस, बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी हब का यूज बताया, सिमिलरली स्विच का भी वही काम होता है, बहुत सारी नेटवर्क डिवाइसेस को क्या करना? कनेक्टिविटी देना, ठीक है ना। लास्ट उन्होंने ऑप्शन दिया था बूट दी नेटवर्क। बूट करने का काम मैंने अभी बताया राउटर का होता है, एम्पलीफाई करना, बूस्ट करना, बूट करना। तो इसका आंसर है सी, कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस। कंफ्यूज मत होना हब और स्विच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of device used to connect a central processor and peripherals which uses multiplying। अब उन्होंने बात करी सीपीयू और पेरिफेरल्स को कनेक्ट करना है। पेरिफेरल्स का मतलब होता है हार्डवेयर, ठीक है। तो सीपीयू और हार्डवेयर की जब भी मैं बात कर रही हूँ कि कनेक्टिविटी सेट करनी है, और विच यूजेस मल्टीप्लाइंग, जो क्या टेक्निक यूज कर रहा है? मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग का मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से अवेलेबल होना, एक ही डिवाइस को अलग अलग तरीके से जब मुझे यूज करना है। जैसे आजकल आप स्प्लिट स्क्रीन यूज कर पाते हैं, आजकल आप क्या कर पाते हैं, एक ही टाइम पे 2 एक्टिविटी कर पाते हैं, गाने भी सुन रहे हैं आप, चैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो काम कैसे हो पाएगा? मॉडम नहीं, वो तो इंटरनेट अवेलेबल के लिए है। नेटवर्किंग तो बेसिक कंप्यूटर्स करते हैं। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली बहुत ज्यादा मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है? मल्टीप्लाइंग ऑफ
कनेक्टिविटी फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल्स। जरूरी नहीं है ना मेरा लैपटॉप एक टाइम पे एक ही काम करेगा, मल्टीपल काम कर रहा होता है, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। ठीक है, ऑल ऑफ दीज नहीं, क्योंकि ऊपर के ऑप्शंस गलत है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने बात करी थी कि जनरेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन एक ऑप्शन आया हमारे पास सेकंड जनरेशन, जनरेशन से टॉपिक आया। और अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन में माइक्रोचिप्स एंड फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका डायरेक्ट आंसर मेरे पास अवेलेबल है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सेंटर, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा ब्रेन जो सारे के सारे डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, तो वो कौन होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन आया दोबारा से, सर्च इंजन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? इसमें सबसे पहला आया याहू। यस, याहू पे हमने सर्च किया है। जब तक हम इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम का यूज नहीं करते थे, पहले याहू और बिंग थे जो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। लेकिन याहू से हम क्रोम पे क्यों शिफ्ट हुए? क्या रीजन था? याहू और बिंग क्या थे? याहू और बिंग है ना, डायनेमिक प्लेटफॉर्म नहीं देते थे। नो डायनेमिक प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब है आजकल अगर मैं क्रोम पे कुछ भी सर्च करती हूँ तो मेरे पास एक स्लाइड होती है, फोटोज आ जाती हैं जो स्लाइड हो रही होती हैं एक ही पेज पर। अलग अलग फॉन्ट्स में अलग फॉन्ट है, यहाँ अलग फॉन्ट है, नीचे जो है एक मूवेबल वीडियो चल रही है साथ साथ, है ना, यहाँ पर अलग फोटो लगी हुई है, हेडिंग अलग टाइप की लिखी हुई है। तो ये मुझे जो अवेलेबिलिटी मिली, ये मुझे मिली क्रोम में। याहू और बिंग में क्या होता था? डायनेमिक डाटा नहीं होता था, स्टैटिक डाटा होता था। एक फोटो लग गई और उसके बारे में सेम फॉन्ट में, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी ने इंफॉर्मेशन लिख दी, तो वो कुछ टाइम बाद अट्रैक्टिव नहीं था, डेवलपिंग नहीं था। तो इस वजह से याहू बिंग को अब यूज ना करके हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स और मोजिला, ये सारे के सारे सर्च इंजन यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में से कौन है, तो याहू और बिंग हैं। व्हाट्सएप पे तो चैटिंग होती है, इंस्टाग्राम तो हमारी जो वीडियोस और फोटोज हैं और चैटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड? फर्स्ट कंप्यूटर को बोला क्या गया था? पहला कंप्यूटर जो बना था वो रूम के साइज का बना था, ठीक है, और उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता था वो। उसको चलाने के लिए एक ही रूम में बहुत ज्यादा एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि कंप्यूटर हीट जनरेट करेगा तो वो गर्म होकर खराब होने के चांसेस हैं। उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन फर्स्ट कंप्यूटर को बोला क्या था? यूनिवैक? नो। एडवैक? नो। एबीसी? नो, ये कोई नाम नहीं हुआ। एनियाक, ANIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म थी। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो न्यूमेरिकल काम करेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा सॉरी, एंड कंप्यूटर, एंड उसका नाम था कंप्यूटर। अब यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है तो एक और क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म कंप्यूटर क्यों है? मतलब हम कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों है, उसको कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं? एक तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं कंप्यूट, जो कुछ हमें कंप्यूट करके दे रहा है, तो वो तो मतलब हो गया।
फुल फॉर्म क्या हुई? दिस इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technological and educational resources. I repeat, commonly operated machine particularly used for technological and educational resources. कंप्यूटर की फुल फॉर्म, और ENIAC की फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सॉरी कंप्यूटर. ठीक है, moving forward to next question. Now comes, who invented the first computer mouse? तो इसका आंसर है डगलस एंगलबर्ट. डगलस एंगलबर्ट पहले इंसान थे जिन्होंने माउस को इन्वेंट किया था. और कोई पूछे कि माउस में कितने बटन होते हैं, तो एक लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रोलिंग बटन होता है. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कंप्यूटर से रिलेटेड बात हो रही है. Who is considered the father of modern computing? मॉडर्न कंप्यूटिंग के फादर कौन थे? चार्ल्स बेबेज. वी ऑल नो चार्ल्स बेबेज वाज द पर्सन जिन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंट किया था, जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था जो सारी की सारी न्यूमेरिकल चीजें हमारी जो है वो एक्सेस कर पाता था. तो चार्ल्स बेबेज इज द आंसर. बिल गेट्स नहीं है, स्टीव जॉब्स नहीं है, और एलन ट्यूरिंग नहीं है. Moving forward to next question. Again, it's a very easy question. Which of the following, direct question पूछा है, which of the following is not a programming language? इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पाइथन है, HTML है, HTML के थ्रू हम फॉन्ट्स और जितनी भी क्रिएटिविटी दिखाते हैं एक पेज पे, एक ऐप पे मूव कर पाते हैं मल्टीपल पेजेस में, वो HTML की हेल्प से होता है. HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट का मतलब कि मैं एक टेक्स्ट से दूसरे पेज पे जाकर कनेक्टिविटी सेट कर सकती हूँ. जैसे मेरे वेब पेजेस में हमें लिंक्स अवेलेबल होते हैं, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो जाती हूँ. HTML की हेल्प से वो होता है. C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. फायरफॉक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ब्राउजर है. तो इसीलिए इसका आंसर है डी. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल? अनऑथराइज्ड एक्सेस को या अनऑथराइज्ड यूजर को ब्लॉक करना, टू ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस. वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता फायरवॉल. स्पीड अप इंटरनेट कनेक्शन? नो. टू मॉनिटर इंटरनेट यूजेज? नो. टू ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक. Moving forward to next question. Which of the following is a type of computer virus? ट्रोजन हॉर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं. वॉर्म भी एक वायरस है. वायरस कैसे है कि वॉर्म जैसे बहुत स्लोली चलकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, सिमिलरली यहाँ पर वॉर्म का यूज करके एक वायरस को नाम दिया गया है जो बहुत स्लोली आपके फोन में एक्सेस करेगा, धीरे धीरे आपके फोन में चेंजेस करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि चेंजेस इतने मिनिमल लेवल पे होंगे, और एक टाइम के बाद आपके फोन में बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में चेंजेस आपको दिखाई देंगे, जो किसकी हेल्प से हो रहे होंगे? वॉर्म वायरस की वजह से. स्पाईवेयर भी एक कंप्यूटर का वायरस है जो स्पाई करता है, ध्यान रखता है आपके ऊपर, आपके फोन पे एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखता है. आप क्या भर रहे हो, क्या सेव कर रहे हो, क्या नहीं सेव कर रहे हो, सारी की सारी चीजें, और उसके बेसिस पे फिर आपके डेटा को एक्सेस करता है. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव. सारे के सारे कंप्यूटर वायरस हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the function of an operating system? Operating system, सबसे पहली बात, एक यूजर और एक हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का हिस्सा है. ठीक है, जब भी मैं बात करूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक यूजर, जब भी एक यूजर हार्डवेयर की हेल्प से जब भी कोई डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट कराएगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि क्या एक्टिविटी पूछी गई है, करना क्या है. तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, यस. कौन कौन से हार्डवेयर मेरे यूजर को चाहिए, वो सारे के सारे मैनेज करना. ठीक है,
टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यस, यूजर इंटरफेस का मतलब हो गया यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्टिविटी देना, एक इंटरफेस मेंटेन करके देना। टू रन एप्लीकेशंस, यस। तो अगर मैं बात करूं सीपीयू अगर ब्रेन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्ट, बिना ऑक्सीजन के आपकी बॉडी नहीं चलेगी, आपका ब्रेन अगर काम कर भी रहा है तो भी, ठीक है। तो सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों सेम लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका आंसर भी है ऑल ऑफ दी above. Moving forward to next question. अगेन नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पूछी उन्होंने, काम पूछा लैन का काम क्या होता है? नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, नो, जियोग्राफिक एरिया का मतलब हो गया डिफरेंट सिटीज, एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो वो तो क्या था, वाइड एरिया नेटवर्क। A network that connects devices within a building or group of buildings, जैसे आजकल हमारे नोएडा और गुड़गांव साइड पे बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं और एक ही कंपनी में मल्टीपल विंग्स होते हैं, तो जब भी मुझे एक कंप्यूटर लैब से दूसरे कंप्यूटर लैब में कनेक्टिविटी देनी है, मैं क्या यूज करूंगी, लैन। A network that connects devices across multiple cities, no, अभी हमने बात करी। A network that connects devices across the world, नो, वर्ल्ड भी नहीं। तो जब भी मैं एक ही बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में पास पास कनेक्टिविटी सेट करूंगी तो लैन के थ्रू सेट करूंगी। ओके, सो इतना ही आज की पीडीएफ में, सिर्फ इतना ही। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने रिवाइज करे हैं। एज आई सेड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आज कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड हमने बात करी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बात करी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में बात करी, जिनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिटेल में हम एक पीडीएफ या फिर एक डिटेल्ड क्लास जरूर एक अरेंज करेंगे, जिसमें मैं कंप्यूटर जनरेशंस की हर एक छोटी से छोटी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूं। टिल देन आप ये पीडीएफ जो है वो रिवाइज करें, इसके जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उनको देखें कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर क्यों है, या आपके DSSB के नॉन टीचिंग में, या जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर 10 से 15 नंबर का आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, बेसिक पूछा जाता है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।